In today's class, we are going to proceed with our last concept. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का जो हमारा लास्ट कंसेप्ट रह गया था चैप्टर 1 का, वो था नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट, एज प्रोफेशन। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके पास, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो, जब इसको इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह से होती है, पहले आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में जाने से पहले पहले हम आर्ट को लेके बात करें। आर्ट का मतलब क्या है? जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो एक आर्ट है। कोई एक म्यूजिशियन है, वो क्या है? एक आर्ट ही है ना। कोई पेंटर है, वो भी एक आर्ट है ना। तो एक जब आर्ट का मतलब यहाँ पर आर्ट्स वाली पढ़ाई नहीं है आपकी। आर्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो एक आर्ट होती है, जैसे आप सिंगर हो, डांसर हो, ये एक आर्ट है ना, आर्ट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो कैसे आप स्टार्ट कैसे करोगे आंसर को? जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आप आंसर किस तरह से स्टार्ट करोगे? आप कहोगे, पहले आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको आर्ट्स के बारे में बताना। जब आएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, तो पहले आपको साइंस के बारे में बताना। ये चीज समझ में आ रही है? तो देखो, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। भैया, किसी भी चीज में जब आप आपकी एक मास्टरी हो जाती है, वो ऐसे तो होती नहीं है। उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। उस नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर आपका धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ते हो। ये चीजें होती है, ठीक है। द फीचर ऑफ आर्ट आर एस फॉलोज। अगर मैं तो पहले आप आर्ट्स के फीचर बताओगे, फिर मैनेजमेंट को उससे रिलेट करके आप अपना कंफ्यूजन दोगे। तो पहली चीज तो ये होता है कि जो आर्ट्स होती है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि मान लो कोई सिंगर है, तो उसमें वो थ्योरेटिकल नॉलेज उसने भी ली होती है। वे कितने सुर होते हैं, कैसे होता है, किसमें क्या होता है, हाई नोट, नो नोट, सारी चीजें उन्होंने पढ़ी होती है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने बोला और सारी चीजें होता है, हर चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है। इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल is available to acquire theoretical knowledge, and experts in the respective field apply these principles to their respective art form. आप पहले उस चीज को थ्योरेटिकल लेते हो, फिर उसको प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हो। इसी तरह से तो आप चीजें सीखते हो, होता है ना ऐसा। फिर आता है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, भाई देखो, जैसे कि मान लो मैं डांस सिखाता हूँ, तो सभी स्टूडेंट जितने भी है, मैं सभी को एक ही चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सभी को सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, सबके साथ एफर्ट भी सेम रहती है, क्या सबका रिजल्ट सेम होगा? नहीं। जो जितना मेरी चीजों को फॉलो करेगा, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, जितना उन चीजों पर जो होमवर्क होंगे, असाइनमेंट टास्क होंगे, जितनी भी चीजें आपको बताई जाएगी, जितना उस पर रेगुलरिटी शो करेगा, जितना डेडिकेशन होगा उसका, उतने अच्छा उसका रिजल्ट होगा। सबका तो सेम नहीं होगा ना। तो देखो, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट होती है, सबकी सेम नहीं होती। सबका लेवल कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। जिसने जितनी मेहनत की अपनी फील्ड में, उतना ही वो आगे रहा। जिसने जितना हार्डवर्क, जितना डिसिप्लिन दिखाया होता है, उसी तरह से वो आगे बढ़ता है। पर देखो, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखो, सभी पढ़ाई कर, आगे जाके मार्क्स आपके मैटर नहीं करते, आगे जाके जो मैटर करेगी वो आपकी नॉलेज मैटर करेगी। तो जिसने जितना ज्यादा अपना नॉलेज ग्रैस्प किया होगा इस एज में, जो जितना ज्यादा किताबों को पढ़ेगा, नॉलेज लेगा, नॉलेज, पढ़ाई कहते हैं ना, अगर नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स भी आएंगे, सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज जरूरी है। मार्क्स का मतलब तो ये भी होगा कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, 3 4 5 6 सैंपल पेपर कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले गए। लेकिन क्वेश्चंस के आप क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो लिख के भी आ लो, रट के लिख के आओ, जैसे भी लिख के आ जाओ, पर नॉलेज तो नहीं आई ना। एट द एंड ऑफ द डे आप मैटर जो चीज करेगी वो नॉलेज ही करेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आता है वो ये है आपका आर्ट्स के बारे में। थर्ड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। भाई, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं सभी के सेम होते हैं। 8 ही सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, सारे गामा पाधा नहीं, 8 सुर होते हैं, राइट। अब 8 सुरों से, सुर तो वही है ना, लेकिन क्या सारे सारे गाने एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना। उन्हीं सुरों से अलग अलग तरह के गाने बनते हैं। इसको क्या क्या हुआ? क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट।
फॉर एग्जाम्पल द म्यूजिक क्रिएटेड बाय म्यूजिशियंस आर डिफरेंट थ्रू द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड आर द सेम। म्यूजिकल नोट तो सबके पास, आप वही यूज कर रहे हैं, वही आर्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उससे क्रिएटिविटी, जो गाने बना रहे हैं वो डिफरेंट है, वो उनकी क्या है, क्रिएटिविटी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आपने आर्ट्स को लेके तीन मेन मेन बातें गई कि भैया आर्ट्स जो होती है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है। अब ये चीज अगर मैं मैनेजमेंट से रिलेट करूँ तो मैनेजमेंट में भी तो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। जो दिन आप एमबीए की पढ़ाई करते हो, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, जो भी आगे पढ़ोगे, अगर आपको इसी फील्ड में जाना है आगे, तो उसमें कितनी सारी किताबें पढ़ोगे, वो सारी क्या थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जब आपको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या सभी का लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होगा या जो मैनेजर बनेंगे सबका एक जैसा लेवल होगा? सारे एक ही लेवल के मैनेजर होंगे? नहीं, कोई बहुत अच्छा मैनेजर बनेगा, कोई इतना अच्छा नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए पहले सीखना तो पड़ेगा, सीखोगे तभी तो मैनेज कर पाओगे। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, इंटर्नशिप वगैरह होती है, वहां भी ट्रेनिंग होती है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एंड क्रिएटिविटी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, आप अपनी सोच डालोगे। देखो, जब आप एक एक्सपर्टाइज फील्ड में आए थे तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको जो चीज बताई गई है वही चीज एज इट इज आगे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मैंने एक स्टूडेंट को जो है मान लो आधा घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम देता हूँ और उसने में वो अच्छा रिजल्ट दे देता है। हो सकता है दूसरा स्टूडेंट जो वो उतना शार्प ना हो, या उसका जो बेस है इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो क्या उसके साथ भी 1.5 घंटे में काम चल जाएगा? नहीं, उसको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। आई हैव टू बी क्रिएटिव दे कि भैया इसको एक अलग लेवल पे तैयारी करवानी पड़ेगी, इसको एक अलग लेवल से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज भी मैनेजमेंट में होती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो मैनेजमेंट में तो सारी चीजें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना? तो अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, तो मैं कहूंगा, आप कहोगे यस हाँ है। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट जो उस पर रिजेंबल कर रहे हैं ना। तो एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ही और शी यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक and his skills improve with regular application since all the feature of art are present in management, so it can called an art. तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट को किस तरह से एक्सप्रेस करना समझ में आ गया। पहले आपने बताया आर्ट क्या होती है, आर्ट के फीचर्स बताए, फिर उसको मैनेजमेंट से रिलेट करके आपने कंक्लूजन दे दिया। बोलो भाई, क्लियर हो गया वाला पॉइंट? नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब अगर मैं साइंस की बात करूं, अगर मैं साइंस की बात करता हूं, तो साइंस, पहले साइंस के बारे में बताओगे, सेम वही प्रोसेस। तो आपने कहा साइंस इज ए सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। साइंस तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ पे ही चलती है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे ही होती है, होता है ना ऐसा। विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम, जिसको आप कहीं भी टेस्ट करो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। जैसा आपने कहा कि वाटर, वाटर का फॉर्मूला साइंस का क्या है, H2O होता है। कहीं भी जाओगे वाटर का फॉर्मूला H2O ही मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कहीं भी जाओगे CO2 ही होगा। न्यूटन्स के लॉ हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ऐसे तो नहीं यहाँ पे एप्पल नीचे आता है बाकी देशों में ऊपर चला जाता है, सब जगह ये नीचे ही फॉल कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये लॉ भी हर जगह एप्लीकेबल है ना? तो फीचर्स ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, तो पहली चीज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एज ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस में तो कॉज और इफेक्ट होता है, ऐसा करोगे तो ये होगा, ये चीज होगी तो इससे ये होता है। साइंस का मतलब ही क्या होता है, वाई, क्यों। साइंस इन्हीं चीजों के तो आंसर करती है आपको। दूसरा फीचर आपने क्या कहा कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि साइंस में भी जो प्रिंसिपल बे होते हैं, जो बनते हैं, उनके लिए पहले बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है, हाँ जी इतने सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऑब्जर्वेशन करके देख ली, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह ये चीज हो रही है, तो ये चीज सही है। एकदम ये ऐसे नहीं कि एक जगह हो गया तो आपने कहती कि हाँ जी ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। अब देखो, अब मैं मैनेजमेंट से इनको रिलेट करके देखता हूँ, तो मैनेजमेंट से ये वाला पॉइंट तो मेरा रिलेट हो रहा है कि मैनेजमेंट भी क्या होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें कॉज और इफेक्ट होता है, भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करने से ये चीज हो रही है। आगे आपने जो प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ोगे या आपने पढ़े हुए हैं उसमें यही होता है ना, किस तरह से ट्रीट करोगे। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप किसी भी इंप्लॉयज को स्टेबिलिटी नहीं दोगे, उसके सर में तलवार लटका दोगे, भैया 10 दिन में देखिए, 10 दिन में हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम बाहर कर देंगे, तो इफेक्ट क्या होगा आपको पता ही है, वो ढंग से अपनी आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। थोड़ा उसको टाइम तो देना जरूरी है। तो कॉज और इफेक्ट का आ रही है बात। अब वो आपका वो आ गया आपका फटीग।
फटीग स्टडी में क्या था, अगर आप रेस्ट ही नहीं दोगे, नॉन स्टॉप भी काम करते रहोगे, तो क्या आउटपुट आएगी? नहीं आएगी। तो ये चीज तो यहाँ भी आ रही है। फिर देखो, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, तो उसके भी जो प्रिंसिपल है उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, उन पर ऑब्जर्वेशन की गई, तभी तो फाइनलाइज किया गया है। फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, है जो टेक्निक्स है, जो प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह, जितने भी आपके यूनिटी ऑफ कमांड, वो सारे ऐसे थोड़ी ना एकदम किसी ने बोला और हो गए। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, तो ये चीज भी बैठ रही है। लेकिन जो थर्ड चीज आती है, यहाँ थोड़ा आपको देखना पड़ रहा है कि भैया यहाँ पर बात हो रही है यूनिवर्सल वैलिडिटी की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? यहाँ पर जो बात हो रही है यूनिवर्सल वैलिडिटी की, कि वो हर जगह ऐसा का ऐसा ही हो। अब साइंस, यहाँ पर जो बात हो रही है प्योर साइंस की हो रही है, रिजिड, जो हर जगह ऐसा ही होगा। पर मैनेजमेंट में हर आप एक ही तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि मैनेजमेंट जो होते हैं उसको प्योर साइंस की जगह आप बोलो सोशल साइंस, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्व हो। यहाँ पर आप किनके साथ डील कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स। हर एक ह्यूमन बींग्स का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग उसका बिहेवियर है, अलग अलग माइंड है, सारी चीजें हैं। तो हर एक इंसान के साथ आप एक ही तरह से डील नहीं कर सकते। तो मैं मैनेजमेंट को यहाँ के प्योर साइंस नहीं कह सकता, मैं सोशल साइंस कह सकता। मैनेजमेंट को क्या कह सकता हूँ? सोशल साइंस कह सकता हूँ, प्योर साइंस नहीं कह सकता। ये चीज समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा ना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, तो प्रिंसिपल जो डेवलप्ड होता है वो भी किस पर डेवलप्ड होता है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, which are universally applicable but they have to be modified according to the given situation। साइंस में तो एक प्रिंसिपल है, हर जगह वैसे ही रहने वाला, उसको कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस समझ में आ रहा है? सो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। ह्यूमन फैक्टर होने की वजह से यहाँ पर आप हर एक जगह पर एक सेम चीज की तरह सेम प्रोसीजर से आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जो साइंस के प्रिंसिपल में नहीं होता वो तो हर जगह ऐसे ही रहने वाला है, वहां आके चेंज होता है। तो पूरी तरह से साइंस नहीं कह सकते। हाँ कह सकते हैं, पर कौन सी साइंस कह सकते हैं? सोशल साइंस कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर। ये चीज समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एज अ प्रोफेशन। अब देखो जी, प्रोफेशन का मतलब क्या है? जो डॉक्टर होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, टीचर्स प्रोफेशनल है, लेक्चरर्स प्रोफेशनल होते हैं, सीए प्रोफेशनल है, लॉयर प्रोफेशनल है ना, सारे प्रोफेशनल। तो क्या मैनेजमेंट भी उसी लेवल पर आता है? तो देखो, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। होता है ऐसा? आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए करना पड़ेगा, आपको लेक्चरर बनना तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरह से चीजें होती है। आपको टीचर बनना तो यू हैव टू बी, आपके बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है। 12th लेवल पे पढ़ा रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसी सारी चीजें होती है ना। एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। अब अगर आपने एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो क्या आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो? डॉक्टर बन सकते हो? उस लेवल पर नहीं बन सकते ना। वहां पे एंट्री क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब यही चीज मैं मैनेजमेंट में लेके आता हूँ। क्या जरूरी है कि हर जगह जो मैनेजर होता है वो एमबीए ही होता है? नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है कि भैया अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रखा है, आपकी नॉलेज है, सारी चीजें होता है, पर हर जगह तो नहीं है ना। लेकिन मैं अगर एमबीबीएस की बात करूँ, चार्टेड, मैं कह रहा हूँ चार्टेड अकाउंटेंट करने के लिए आपको सीए के एग्जाम्स क्रैक करने ही पड़ेंगे। वो तो है ही, उसका तो कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। ये सीए है लेकिन 12 पढ़ा हुआ, कभी सुना है? ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, एमडी है, कुछ भी है, उस पोस्ट पर है, लेकिन इसने एमबीबीएस नहीं किया हो, कभी ये देखा है आपने? नहीं देखा। रेट कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में होना चाहिए। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपको उस हिसाब से आपकी नॉलेज होनी चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, टीचर बनना, लेक्चरर बनना, हर प्रोफेशन में आपके लिए क्या होनी चाहिए? नॉलेज। मैंने कहा ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? नॉलेज ही मैटर करता है। is complete set of principle, concept, terms and activities that make up a professional domain। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। अगर वो एग्जाम क्रैक करोगे तभी आगे जा सकते हो, नहीं क्रैक करोगे तो उस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। लॉयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
क्या LLB, बिना उसके तो नहीं होगा ना पॉसिबल। लेकिन फिर वही बात, लेकिन बहुत जगह पे आपने देखा होगा मैनेजर होते हैं वो MBA नहीं होते। MBA होना चाहिए, पर बिना MBA की डिग्री के भी बहुत जगह पे होटल्स में जाओगे, कहीं जाओगे जो इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, वहां पे मैनेजर है वो, पर उनकी जो एजुकेशन है वो मैनेजर वाली नहीं है, उनकी ट्रेनिंग भी मैनेजर वाली। बस थोड़ी नॉलेज के बेसिस पर उनको कहा ठीक है जी आप यहाँ पे मैनेजर की जॉब है, पोस्ट खाली, आप बन जाओ। तो वो लेवल तो नहीं है ना अभी। प्रोफेशनल एसोसिएशन, भाई जैसे लॉयर होते हैं इनकी एक एसोसिएशन होती है, CA जो होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया कि आपका ऑल प्रोफेशनल आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाती है विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल IIM में ICAI जो उस फील्ड से लेके सारे क्या बनाती है, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बनाए जाते हैं, जितने भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मैनेजमेंट में भी है, लेकिन अब वो भी इतना ऐसा नहीं है कि अगर आप उस फील्ड से कनेक्टेड हो तो आपको उसके अंदर आप होगे ही होगे। लेकिन बाकी के प्रोफेशन में अगर आप जाओ, अगर आप उस फील्ड से कनेक्टेड हो तो उस प्रोफेशन में जो भी उसका एसोसिएशन होगा यू हैव टू बी कनेक्टेड विद दैट, वहां पे कंपलसरी होता है, क्योंकि वहीं से आपको डिग्री वगैरह जो भी चीजें मिलती है वही प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। फिर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि मैंने क्या दिया कि CA का कोड ऑफ कंडक्ट ये रहता है कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये होगा कि वो किसी भी अपने पर्सनल क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी का शेयर नहीं कर सकता, है ना। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, बनता है लेकिन उस चीज को इतना फॉलो नहीं किया जाता, कहने का मतलब ये है। मैनेजमेंट का मतलब भी है, उसमें क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी करते हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो भी रिसोर्सेज आपके पास आ रहे हैं, जैसे हमने चीज को पढ़ा था, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को माइंड में रख के ही आपको सारी चीजें वो करनी। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई इंडिविजुअल जो आपके पास आ रहा है उसकी जो पर्सनल गोल्स है वो अचीव होना जरूरी है, पर क्या उसी लेवल पे उसको फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता। ठीक है। फिर आता सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। पहले बताओ ये क्लियर हो गया आपका प्रोफेशन। अब देखो, अब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है ना। मैनेजमेंट में भी देखो, मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंपल जॉब विच एनीवन कैन परफॉर्म आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग ऑफ स्मॉल पीरियड। Jobs of management are becoming complex day by day after long and continuous research. Specialized learning and skills have been developed in the field of management. भैया जो हाई लेवल के मैनेजर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब एज ए मैनेजर की पोस्ट पर है, उनके लिए तो सारी चीजें मैटर करती है। कंपनी उनको ऐसे रखी नहीं, जब आपको लाखों रुपए की कंपनी सैलरी देती है, एक एक 1.5 2 2 लाख रुपए अगर आप महीने का कंपनी से ले रहे हो, तो आपका लेवल क्या होगा? तभी तो भाई एक प्राइवेट सेक्टर अपनी जेब से पैसा दे रहा है, तो आपकी क्वालिटी को देख के देगा, वो ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं। विच आर टॉट इन इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। जो जब टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट से आप अपने मैनेजमेंट या MBA वगैरह करते हो तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। ये चीज समझ में आ रही है? फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। As we discussed, manager job are becoming complex day by day, and one must have specialized knowledge to become successful manager. एक अच्छी फील्ड में अगर एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर की अच्छी कंपनी की बात करूं तो आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होगी, तभी आप उस लेवल पर जा सकते। वहां आपके पास जो MBA की डिग्री होना वैलिड ही होगा, अदरवाइज वो नहीं रखेंगे। लाइक प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन में भी होता है, नो वन कैन एंटर इनटू मैनेजमेंट प्रोफेशन विदाउट गोइंग थ्रू प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ लर्निंग। फॉर इंस्टेंस टुडे वन शुड हैव MBA क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मैनेजर। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या आता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। Like other profession, manager also found association for regular change and experience. For example, All India Management Association, ये मैनेजमेंट की एसोसिएशन होती है। मेन पर्पस इनका भी यही होता है, सर्व द कम्युनिटी। एवरी मैनेजर हैज द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन मे एंजॉय लेस पब्लिक रिलेशन। अब लोगों की केयर करना बंद कर दो, आप अपने एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल गोल्स पे मत ध्यान दो, आप सिर्फ उनको यही, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पर ही ध्यान दो, इंडिविजुअल्स की टेक केयर मत करो। आपका पब्लिक रिलेशन पढ़ा था ना मार्केटिंग में, पब्लिक रिलेशन, तो लोग जैसे टाटा टाटा का पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ, जो जिस सोसाइटी से आपको इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो वो भी क्यों आपकी फिर केयर करें?
हैंड टू हैंड वाली बात है, ठीक है। वर्किंग इथिकली एंड मेकिंग रीजनेबल प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इज द प्राइम ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैनेजर। पहले बताओ ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट हैज टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स। दीज आर सेवरल एनवायरमेंटल लॉज। भाई आप एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करो। ऐसे नहीं है कि आप एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी, वो क्या यही था ना आपका। भाई प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम अगर आप एनवायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो या एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो, तो वो तो फिर आप गलत कर रहे हो, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है। समझ में आ रहा है। कंज्यूमर के लॉस हमने पढ़े थे, हमने ये भी पढ़ा था ना कि कंज्यूमर लॉस बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में आगे जाएगा। एंड टैक्सेशन लॉस, प्रॉपरली आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, विच द मैनेजर नीड टू बी केयरफुली अबाइड। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, आपने कहा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बट इट इज नॉट अ फुल फ्लैज प्रोफेशन लाइक अदर प्रोफेशन, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स। क्यों ऐसा, अब क्यों आप ऐसा कह रहे हो, तो काफी सारी चीजें तो वहां पर हमें दिखाई दे रही है, पर वो स्ट्रिक्टली नहीं होती है। बाकी प्रोफेशन में वो होता ही होता है, देयर इज नो सेकंड चॉइस, बिकॉज द एंट्री इनटू मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर के लिए का एमबीबीएस की डिग्री, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सीए होना जरूरी है, या लेक्चरर की पोस्ट के नेट क्रैक करना जरूरी है, वो तो मस्ट है। लेकिन यहाँ पर आपके सेकंड ऑप्शंस होते हैं। एंड ऑल्सो प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे बाकियों में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कि सारे के सारे होंगे। हैज नो लीगल एक्सेप्टेबिलिटी लाइक बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन किसके लिए होता है, ये लॉयर के लिए होता है। मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है उसमें कंपलसरी नहीं होता कि सारे उसमें कंपलसरी नहीं है, बस यहाँ फर्क है। चीजें है उसी तरह से, आने वाले टाइम में जरूर ये बिल्कुल प्रोफेशन हो जाएगा, पर अभी के लिए आप नहीं कह सकते कि 100% प्रोफेशन है, क्योंकि 100% वो सारी चीजें एज इट इज नहीं है। समझ में आ रहा है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार बिना एमबीए के भी आप देखोगे मैनेजर बने हुए लोग, तो रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। However, management is assuming the role of profession due to the intense global competition। लेकिन जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम में हम जरूर देखेंगे कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लैश प्रोफेशन बनेगा। ये चीजें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रिक्टली आ जाएगी, जैसे और प्रोफेशन कि ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होना मस्ट है। इफ यू हैव टू बी मैनेजर, यू हैव टू बी एमबीए, यू हैव टू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीए, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द स्टेक होल्डर। बोलो भाई क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो यहाँ के जो चैप्टर 1 के हमारे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो खत्म हो गए, ठीक है। अब हम मूव करेंगे चैप्टर 2 में।